हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम शब्द विचार करेंगे। यानी कि शब्द किस तरह से बनते हैं, कितनी तरह के शब्द होते हैं और शब्द किस तरह से वर्णों के अलग अलग संयोग से बनते हैं। तो बच्चों, आप सभी को पता है कि हमें अपने मन के कोई भी भाव या विचार व्यक्त करने के लिए भाषा की ज़रूरत होती है। और भाषा क्या होती है, हम वाक्य के मेल से बनती है। कोई भी वाक्य होंगे उनको जोड़ जोड़ कर भाषा बनती है। और वाक्य क्या होते हैं, वाक्य शब्दों के मिलने से बनते हैं। तो अब हम देखते हैं कि शब्द कैसे बनते हैं। आ प्लस म प्लस अ, आम। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर 3 शब्द दिए हैं, म प्लस ई प्लस ठ प्लस आ, मीठा और है। तो यहाँ पर ये 3 शब्द हैं, लेकिन ये शब्द बहुत सी अलग अलग ध्वनियों के मिलने से बने हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से आवाज़ें निकलती हैं, ध्वनियाँ जिसको हम बोलते हैं, जिनके मिलने से शब्द बनते हैं। केवल वर्णों के सार्थक मेल ही शब्द कहलाते हैं, मतलब जिसका कुछ अर्थ होता है। ऐसे वर्णों का समूह जिसका कुछ सार्थक अर्थ होता है उसी को हम शब्द कहते हैं। अगर हम लिखें ल क म तो ये कोई शब्द नहीं है, या लंग कस्य ये कोई शब्द नहीं है। तो इस तरह से शब्द वर्णों का ऐसा समूह जिसका कुछ सार्थक अर्थ होता है उसको हम शब्द कहते हैं। अब हम देखते हैं कि शब्दों के भेद, शब्द कितनी तरह के होते हैं। बच्चों, दूसरी भाषाओं की तरह हिंदी भाषा का भी शब्द भंडार बहुत ही बड़ा है, लेकिन इसके सभी शब्द एक जैसे नहीं हैं। इसलिए हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। सबसे पहले रचना के आधार पर, फिर उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, मतलब कहाँ से उनकी स्टार्टिंग हुई, और तीसरा अर्थ के आधार पर, और चौथा प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले हम रचना के आधार पर देखते हैं कि शब्द कितनी तरह के होते हैं। रचना के आधार पर शब्द 3 तरह के होते हैं। सबसे पहले रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जो शब्द प्रकृति और प्रत्यय के योग से न बनकर स्वतंत्र होते हैं, और यदि उनके टुकड़े किए जाएं तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। अर्थात जो शब्द अखंड रूप से किसी एक अर्थ का बोध कराते, मतलब उस पूरे के पूरे शब्द का ही अर्थ होता है। अगर हम उसको टुकड़े करें, अलग अलग वर्ण में विभाजित करें, तो उसका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो ऐसे शब्द जो अखंड रूप से किसी एक अर्थ का पता चलाते हैं उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे हाथी, बिल्ली, सूरज, चंद्रमा। यौगिक शब्द क्या होते हैं, जो प्रकृति और प्रत्यय के योग से बनते हैं, और यदि उनके हम टुकड़े करें तो अलग अलग टुकड़ों का भी कुछ अर्थ निकल जाता है। जैसे कि पाठ प्लस शाला, पाठशाला, धन प्लस वान, धनवान। तो यहाँ पर धनवान में जैसे धन और वान दो अलग अलग शब्द हैं, तो इनका अलग अलग मीनिंग होता है। अब तीसरे होते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जो शब्द यौगिक शब्दों की तरह ही 2 या 2 से ज़्यादा खंडों से बनते हैं, लेकिन जो रूढ़ शब्दों की तरह किसी एक ही अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे कि गज प्लस आनन, गजानन। गजानन किसको बोलते हैं, गणेश जी को बोलते हैं। तो यहाँ पर ये एक विशेष अर्थ के तौर पर प्रयुक्त होते हैं ये शब्द, जिनको कि 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों के जुड़ने से बनते हैं, लेकिन इनका कोई विशेष अर्थ होता है। तो इसको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब हम अगला पढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 तरह के होते हैं। सबसे पहला तत्सम शब्द होता है। हिंदी में जो शब्द संस्कृत भाषा से आए हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे चंद्र, ग्राम, दिवस, श्री, इस तरह के शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं, जो संस्कृत के मूल शब्दों में कुछ परिवर्तन करके शब्द हिंदी भाषा में आए हैं, उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे दूध का दुग्ध का दूध हो गया, ग्रह का घर हो गया, सूर्य का सूरज हो गया, क्षेत्र का खेत हो गया, कर्ण का कान हो गया, पक्षी का पंछी हो गया। तो इस तरह से संस्कृत के जो शब्द का रूप परिवर्तन करके हम हिंदी में यूज़ करते हैं उसको हम तद्भव शब्द बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ तत्सम और तद्भव शब्द लिखे गए हैं, जिनको पढ़ करके हम अपना शब्दकोश को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि वर्षा, तत्सम शब्द जो संस्कृत से लिया हुआ है वर्षा, और तद्भव शब्द है बरखा। इसी तरह से ताम्र संस्कृत का शब्द है, तद्भव शब्द हो गया इसका तांबा। श्वास तत्सम शब्द है, और सांस हो गया तद्भव शब्द। इसी तरह से और भी शब्द हैं जिनको पढ़ करके आप अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं।
इसके बाद तीसरे शब्द होते हैं देशज शब्द। देशज शब्द होते हैं जो हम अपने बोलचाल में यूज़ करते हैं, जिनका मूल उद्गम कहाँ से हुआ, कहाँ से वो शुरू हुए, इसका किसी को नहीं पता। तो ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं, जैसे डिबिया, ऊटपटांग, गड़बड़, खप्पर। तो ये सब देसी शब्द है जिसको हम देशज शब्द भी बोलते हैं। चौथा है विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं उनको हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अरबी भाषा से आया इस्तीफ़ा, ईमान, अमीर। फ़ारसी भाषा से आसमान, कबूतर। अंग्रेज़ी भाषा से ऑफिस, स्लेट, थिएटर। तुर्की भाषा से उर्दू, गलीचा, चाकू। पुर्तगाली भाषा से कमरा, काजू, गमला। तो ये शब्द अलग अलग विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में मिक्स हो गए हैं, तो इनको हम विदेशी शब्द कहते हैं। पांचवा होता है संकर शब्द। संकर मतलब मिक्स्ड शब्द। जो शब्द दो भाषाओं के जुड़ने से बनते हैं उनको हम संकर शब्द बोलते हैं। जैसे रीति रिवाज, तो रीति हिंदी का शब्द है और रिवाज फारसी का शब्द है। तो यहाँ पर दो भाषाओं के शब्दों के मिलने से रीति रिवाज एक शब्द बना। इसी तरह वर्षगांठ। वर्ष संस्कृत का शब्द है और गांठ हिंदी का शब्द है। रेलगाड़ी में रेल अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है। तो ऐसे शब्दों को हम संकर शब्द बोलते हैं। तीसरा वर्गीकरण हम शब्दों का उनके अर्थ के आधार पर करते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक ही होता है लेकिन शब्द अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर एक ये पक्षी है, पक्षी को हम खग भी बोलते हैं, विहग भी बोलते हैं, नभचर भी बोलते हैं और पक्षी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ के कई सारे जब शब्द होते हैं जिनका मीनिंग वही होता है उसको हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं या समानार्थी शब्द बोलते हैं। एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्द होते हैं, उनको हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने की होती है, हर एक स्थिति में एक शब्द की जगह पर उसके पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हम नहीं कर सकते। जैसे मुझे पीने के लिए ठंडा पानी दीजिए, ये ठीक है, लेकिन पानी शब्द के लिए हर पर्याय का प्रयोग नहीं कर सकते। यदि हम कहें मुझे पीने के लिए ठंडा अम्बू दो, तो ये बहुत ही अजीब लगेगा। तो इसलिए हमें पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग ध्यान से करना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं जिनको हमें पढ़ करके उनको याद करना है। जैसे आकाश को गगन, आसमान, व्योम, नभ। बगीचा को उपवन, वाटिका, बगिया, बाग। रात को रात्रि, निशा, रजनी, विभावरी। इसी तरह से और भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे पत्नी को भार्या, वधू, सहधर्मिणी, अर्धांगिनी बोलते हैं। और पुत्र, पुत्र का मतलब सुत, बेटा, तनय, आत्मज। इन सब शब्दों का एक ही अर्थ है पुत्र। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे पर्यायवाची शब्दों को हम पढ़ के अपने शब्दकोश को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है अनेकार्थी शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं, उनको हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि भारत की मुद्रा रुपया है और नृत्य में हस्त मुद्रा का बहुत महत्व होता है। तो मुद्रा यहाँ पर भी है और मुद्रा यहाँ पर भी है, लेकिन दोनों मुद्राओं का मतलब अलग अलग है। यहाँ पर मुद्रा मतलब रुपया से, करेंसी से मतलब है, और यहाँ मुद्रा मतलब पोजीशन से। अब यहाँ पर कुछ अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं जिनको ध्यान से पढ़ करके समझना है। अक्षर, अक्षर मतलब क्या होता है? अक्षर वर्ण को भी बोलते हैं, जैसे क, ख, घ। अविनाशी, अक्षर मतलब होता है जिसका कभी विनाश नहीं होता है। गगन को भी हम अक्षर बोलते हैं। इसी तरह से आम जो शब्द है, आम मतलब एक तरह का फल भी होता है और दूसरा आम का मतलब यह आम आदमी है। जैसे साधारण भी मतलब होता है और आम मतलब कच्चा भी होता है। इसी तरह से योग का मतलब जोड़ना भी होता है और एक अलग तरह का साधन भी होता है, जैसे हम योग करते हैं। इसी तरह से गुरु मतलब बड़ा भी होता है, अध्यापक भी, आचार्य भी होता है, भारी भी होता है और शिक्षक भी होता है। इसी तरह से यहाँ पर और भी बहुत सारे अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं जिनको पढ़ करके आप उनके अलग अलग अर्थों को समझ सकते हैं। इसके बाद अगला होता है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक जैसा दिखता है लेकिन उनके अर्थ की दृष्टि से उनमें अंतर होता है।
तो ऐसे शब्दों को हम एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द बोलते हैं। जैसे अनिवार्य, और अनिवार्य मतलब क्या होता है, जिसके बिना काम संभव ना हो। और आवश्यक मतलब होता है ज़रूरी। इसी तरह से अधिक मतलब होता है ज़्यादा, और पर्याप्त मतलब होता है काफ़ी। इसी तरह से यहाँ पर अपराध, अपराध मतलब अपराध और पाप दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ में अंतर होता है। अपराध मतलब होता है जो कानूनी रूप से गलत काम होता है, और पाप मतलब होता है कोई भी अनैतिक काम। इसी तरह से अस्त्र शस्त्र, अस्त्र मतलब क्या होता है, जो हाथ से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार होता है, और शस्त्र होता है जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है हथियार। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो देखने में एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं। साधारण और सामान्य, साधारण मतलब मामूली और सामान्य मतलब आम। इसी तरह से निरीक्षक और परीक्षक, निरीक्षक मतलब देखभाल करने वाला, और परीक्षक मतलब परीक्षा लेने वाला। तो इस तरह से यहाँ पर और भी बहुत सारे ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनको देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। इसके बाद अगले होते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, जो सुनने में और पढ़ने में एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन उनके अर्थ बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे प्रधान और प्रदान, दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनके अर्थ अलग अलग हैं। अचार और आचार, अचार मतलब नींबू का, आम का अचार, और आचार मतलब चाल चलन। इसी तरह से अन्न और अन्य, अन्न मतलब अनाज और अन्य मतलब दूसरा। इसी तरह से आकर मतलब खान या भंडार, और आकार मतलब आकृति या कोई शक्ल। इसी तरह से उधर हम बोलते हैं पेट को, और उधर मतलब बोलते हैं उस तरफ, किसी दिशा की तरफ। कपट मतलब छल, और कपाट मतलब दरवाज़ा या द्वार। इसी तरह से चिर मतलब पुराना, और चीर मतलब वस्त्र। तो इसी तरह से यहाँ पर और भी कुछ समश्रुति भिन्नार्थक शब्द दिए गए हैं, जिनके अर्थ को पढ़कर आप उनको समझ सकते हैं। इसके बाद अगले होते हैं बच्चों विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं, जिनका अर्थ एकदम एक दूसरे से उल्टा होता है, ऐसे शब्दों को विलोम शब्द बोलते हैं। कुछ विपरीत शब्द मूल शब्द से पहले उपसर्ग जोड़कर बनाए जाते हैं, और कुछ होते हैं विपरीत अर्थ जो हमेशा जोड़ों में होते हैं। तत्सम शब्द का विलोम तत्सम, और तद्भव का विलोम तद्भव होता है। विदेशी शब्द का विलोम विदेशी शब्द ही होता है। जैसे अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं अमृत, अमृत संस्कृत का शब्द है, तो इसका विलोम शब्द विष, ये भी संस्कृत का है, तत्सम यानी कि। सुगंध का दुर्गंध, अब यहाँ पर चर का अचर। इसी तरह से मौखिक का लिखित, यश का अपयश। तो यहाँ पर आपने देखा कुछ विलोम शब्द ऐसे हैं जो शब्द से पहले कुछ जोड़कर उसका विलोम शब्द बना दिया गया है। इसी तरह से आज़ाद का, आज़ाद मतलब जो स्वतंत्र होता है, और गुलाम मतलब जो किसी का बंदी होता है। स्वतंत्र और परतंत्र, स्वतंत्र मतलब आज़ाद, और परतंत्र मतलब दूसरे के बंदी होना। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे विलोम शब्द दिए गए हैं, जैसे कृतज्ञ का कृतघ्न, महात्मा का दुरात्मा, जिनको पढ़ करके आप उनको याद कर सकते हैं। इसके बाद छठे नंबर पे है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो बच्चों यहाँ पर अपनी भाषा में को और ज़्यादा प्रभावशील बनाने के लिए हमें कई शब्दों की जगह पर एक शब्द प्रयोग करना होता है, जिससे हमारी भाषा बहुत ही सरल, संक्षिप्त और स्पष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द दिया गया है, जिसको हम वाक्यांश के लिए एक शब्द भी बोलते हैं, जो कि वाक्य का एक हिस्से की जगह हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं। जैसे जिसका कोई अंत ना हो उसकी जगह पर हम अनंत लिखते हैं। जो पहले ना हुआ हो अभूतपूर्व, जो निंदा के योग्य हो निंदनीय, जो कभी ना मरे वो अमर, जो पहले हुआ हो वो भूतपूर्व, जो प्रशंसा के योग्य हो वो प्रशंसनीय, जो कहा न गया हो वो अनकहा। तो इस तरह से हम अलग अलग वाक्यों के कुछ अंश की जगह पर एक शब्द प्रयोग करते हैं, जो आसानी से मिल जाए, सुलभ, शरण में आए हुए को शरणागत,
शरण देने वाले को शरणदाता। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत सारे वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए हैं जिनको प्रयोग करके आप अपने हिंदी को और ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। इसी तरह से जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, हतोत्साहित। पुष्ट बनाने वाला, पौष्टिक। इसके बाद बच्चों चौथा वर्गीकरण होता है शब्दों का उनके प्रयोग के आधार पर। तो शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो उनमें से कुछ शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है और कुछ में परिवर्तन नहीं होता है। तो इस परिवर्तन को हम विकार कहते हैं। तो वाक्य में प्रयोग के कारण शब्दों में जो विकार उत्पन्न होता है उस दृष्टि से शब्द दो तरह के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द होते हैं जब शब्द परिस्थिति के हिसाब से अपना रूप बदल देते हैं तो उनको हम विकारी शब्द कहते हैं। अर्थात जैसे लिंग, वचन और कारक, काल आदि की वजह से अपना रूप अपने आप में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे वह अच्छी लड़की है और वे अच्छी लड़कियां हैं। तो आपने देखा यहाँ पर लड़की शब्द परिवर्तित होकर लड़कियां में परिवर्तित हो गया, तो ये विकारी शब्द हो गया। और कुछ शब्द ये जो विकारी शब्द होते हैं ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होते हैं। अब अगला है अविकारी शब्द। जिन शब्दों में परिस्थिति के हिसाब से कोई भी परिवर्तन नहीं होता उनको हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि आज, यहाँ, वहाँ, वहाँ। तो ये शब्द जो होते हैं ये कोई भी लिंग, वचन, कारक या काल में परिवर्तन होने पर शब्दों में परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि ये शब्द कौन से होते हैं वाक्य में? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात के अंदर जितने भी शब्द आते हैं वो सब अविकारी शब्द होते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने इस लेसन में क्या क्या चीज़ पढ़ी उनको एक बार दोबारा से देखते हैं। भाषा में पूर्ण पर्यायवाची शब्द नहीं होते। अर्थ की दृष्टि से क्या होता है उनमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर जरूर होता है, इसलिए हमें पर्यायवाची शब्द प्रयोग करने से पहले ध्यान से उनका प्रयोग करना चाहिए। और 2 से ज़्यादा वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के 4 भेद होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द होते हैं। रचना यानी उनकी बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द होते हैं। अर्थ के आधार पर एकार्थक, अनेकार्थक, पर्यायवाची, विलोम, श्रुति सम, भिन्नार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सब शब्द होते हैं। और प्रयोग के आधार पर शब्द विकारी और अविकारी प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा यहाँ पर शब्दों के बारे में आपने कितनी जानकारी ली। आशा है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।